इसमें हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन की। दीज आर टू टाइप्स ऑफ यानी अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ा, उसके बाद ये दूसरी दो टाइप्स हैं जिसे हम एवरेज निकालते हैं डाटा की। यूजुअली वी प्रेफर ज्योमेट्रिक मीन फॉर डाटा इन परसेंटेजेस। जब हमारे पास डाटा परसेंटेजेस में होता है तो हम ज्योमेट्रिक मीन को प्रेफर करते हैं, और जब हमारे पास डाटा कभी रेट्स में हो तो हम हार्मोनिक मीन प्रेफर करते हैं अदर टाइप ऑफ एवरेजेस। जैसे कि अभी आपने स्टार्ट में जो पढ़ा था कि एक्स वेरिएबल था आपके पास और आपने उसको सम किया और उसका मीन निकाल दिया, एक्स बार इक्वल्स सम ऑफ एक्स, यानी एक्स वेरिएबल को सम किया और एन पे डिवाइड कर दिया। यूजुअली कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मेजरमेंट्स होती हैं, उनके लिए हम मीन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अर्थमेटिक मीन, और ये फार्मूला आपने यूज़ किया सैम्पल मीन के लिए। सिमिलरली अगर हम उसी सैम्पल का ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हैं या हमारे पास ऐसा डेटा है जो परसेंटेजेस के अंदर है और उसका मीन लेना चाह रहे हैं, तो हम ज्योमेट्रिक मीन को प्रेफर करेंगे। और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला यहाँ पे दो डिफरेंट फार्मूलाज है। लेट्स से इफ़ यू हैव ओनली टू, फॉर एग्जांपल 7 एंड 8। अब अगर हमने इसका ज्योमेट्रिक मीन लेना है 7 एंड 8 का, तो एक तो फार्मूला लिखा है, द फर्स्ट फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिक मीन इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल देन उसकी हम पावर लेते हैं 1 ओवर नंबर ऑफ डाटा ऑब्जर्वेशंस। तो अगर मेरे पास ये दो ही वैल्यूज हैं डाटा की, एंड दिस इज द x सपोज, and I just wanted to find the geometric mean of these two values. So by using the first formula, I can write it 7 multiplied by 8 product of two values, and क्योंकि मेरे पास and 1 over 2 power 1 over 2. Now अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ 8 into 7 power 1 by 2, तो मेरे पास जो आंसर आएगा that will be the geometric mean of this data. Geometric mean of this data. Similarly, for n observations in a sample, the formula of geometric mean is like this, जो मैंने अभी बॉक्स लगाया हुआ है, यानी if you have n observation, right? What about if you have more than 2 observations, यानी 7 और 8 के बाद अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे और ऐड कर लेता हूँ 10, या एक और ऐड कर लेता हूँ 12। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे हम लेंगे, राइट? तो अगेन द ज्योमेट्रिक मीन फार्मूला हम उसको ये देखिए मैंने एक ब्रैकेट एंड पे ख़त्म की, 7 इंटू 8 इंटू 10 थर्ड ऑब्जर्वेशन, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 12 फोर्थ ऑब्जर्वेशन, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड नाउ जो आंसर आएगा द पावर ऑफ दैट इज 1 ओवर 4। क्यों 1 ओवर 4 किया मैंने? क्योंकि मेरे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस 4 हैं। सो दिस फाइंडिंग जियोमेट्रिक मीन। अच्छा, दूसरा इसका मेथड है, वो भी हमने इसी फार्मूला को सॉल्व करके एक और फॉर्म में इसका फार्मूला देखा जियोमेट्रिक मीन का। उसमें यह है कि हमारे पास जो भी डाटा वैल्यूज होती हैं उसका हमें लॉग लेना पड़ता है पहले। तो वी हैव टू कंप्यूट द लॉग ऑफ एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। जब हम सारी वैल्यूज का लॉग ले लेते हैं तो हम उसको सम करके एन पे डिवाइड कर दें, और जो रिजल्टिंग नंबर आएगा यहाँ से उसका अगर एंटी लॉग ले लें तो भी हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लेते हैं। बट रिमेंबर द आंसर विल बी सेम। जो ऊपर वाले फार्मूला से आंसर आएगा वही नीचे वाले फार्मूला से आंसर आएगा। ये दोनों फार्मूलाज को डिफरेंट आंसर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे ज्योमेट्रिक मीन का, दे विल प्रोड्यूस द सेम आंसर फॉर सेम डाटा। एंड वो हम अगली स्लाइड पे देखते हैं द एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग द सेकंड फार्मूला। द फर्स्ट फार्मूला इज हाउएवर सिंपल कि हम चारों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अगर हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन है डाटा में, एंड पावर उसकी ले लेंगे 1 ओवर 4 और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम हार्मोनिक मीन के अंदर हैं तो डाटा का रेसिप्रोकल, यानी हर वैल्यू का रेसिप्रोकल चाहिए। और रेसिप्रोकल मीन्स दैट 1 ओवर दैट वैल्यू, 1 ओवर दैट वैल्यू, जो भी डाटा वैल्यू होंगी उनको हम 1 ओवर की फॉर्म में यानी रेसिप्रोकल ले लेंगे और फिर हम उसका सम कर लेंगे। और फार्मूला है इसका n ओवर सम ऑफ 1 ओवर x, the formula of harmonic mean, and you will shortly see in the next slide and the application of these two formulas for harmonic mean and geometric mean for the same example. Okay, this is the example of geometric mean and harmonic mean. First of all, notice please that we have data column, right?
फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस टेबल हैव डेटा वैल्यूज, और मैंने उसको वेरिएबल x से रिप्रेजेंट कर दिया है डेटा को, और देयर आर हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, you count them and we will just write it small, and since it is a sample size, right, there are total 7 observations in this data. So what we are calculating here based on a sample of 7 values. अच्छा, इसमें चूंकि हमने मीन का सेकंड फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। अगर हमने वैसे ही इन वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन लेना है, तो वो जो पहले फार्मूला से जब हमने पढ़ा, तो क्या होगा जी, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 7 टू 10 टू 12, नहीं मैंने ये 7 वैल्यूज की प्रोडक्ट एंड पावर 1 by 7. So this will also produce the same answer. If you go on and solve this, you'll get the same answer as you have got here. यही आंसर आएगा, ठीक है। But with the second form, to first of all take the log all values. Log आपके पास कैलकुलेटर में ये log, there are two type of logs. One is base natural log, जिसे हम ln भी लिखते हैं, वो that is another log, ये वाला ln. This is also known as natural log base e. जो log वाला log हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, it is a log with base 10. तो if you have calculators, you can find the button of this log over there, log. So take the log of each value, यानी ये जो मेरे पास first observation आई है 0.477, this is the result of log 3, यानी मैंने कैलकुलेटर पे log taken the log of 3, the first value, तो इसके रिजल्ट में मेरे पास जो आंसर आया that is 0.477. सो मैंने यहाँ पे 3 डेसिमल तक इसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया। अच्छा, उसको जब मैंने सारी वैल्यूज को ऐड ऑन किया, तो दिस आई गॉट द सम ऑफ लॉग एक्स, सम ऑफ लॉग एक्स 5.6567। ये वैल्यू मैंने जहाँ करनी आके, दिस इज सम ऑफ लॉग एक्स। लुक, अब ये ऑब्जर्वेशन जो है, दिस इज 5.6567। अब इसको डिवाइड करना है n पर, तो सैंपल साइज मेरे पास है 7, तो हम इसको 7 पे डिवाइड करके उसका एंटी लॉग का बटन एक बना होता है कंप्यूटर के ऊपर, सॉरी कैलकुलेटर के ऊपर, आप वहां से इसका एंटी लॉग ले रहे हैं। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो you'll get the answer that is 6.3, and this is the geometric mean of the given data. अच्छा, जहाँ तक बात आती है हार्मोनिक मीन की, we represent it with HM. HM stands for harmonic mean, and हम आते हैं जी, हम हर वैल्यू ऑफ x का रेसिप्रोकल ले लेंगे। यहाँ पर रेसिप्रोकल मीन के वी विल टेक 1/x, यानी अगर ये 3 है पहली वैल्यू, तो मैं करूंगा 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 0.333, एंड देन 1/5 means 0.2. So I'll take the reciprocal of each observation and then I will sum them. फिर मैं इनको सम कर लूंगा। अच्छा, इसका जो सम मैंने किया था, आंसर इज 1.1929। अब ये पूरे का पूरा आंसर एज इट इज फार्मूला में मैं इस रेशो के नीचे प्लेस कर दूंगा, जबकि n मेरे पास 7 है, सो 7 ओवर दिस नंबर, आंसर इज 5.87। 5 is the answer of harmonic mean for this data जो आप देख रहे हैं। So this is how you can calculate geometric mean and harmonic mean from a given data. और आपने एक चीज यहाँ नोटिस करनी है, the harmonic mean is always less than geometric mean. अगर आप डाटा से कोई भी डाटा ले लें, हार्मोनिक मीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा किसी सूरत में अगर उसके बराबर हो जाए, वरना हार्मोनिक जियोमेट्रिक मीन से लेस रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, आगे आते हैं हम, मॉड। मॉड इज अनदर टाइप ऑफ एवरेज, और इसमें मॉड की डेफिनेशन ये है कि जो वैल्यू डाटा में सबसे ज़्यादा बार अकर करे, वो मॉड कहलाती है। तो इसका मतलब है कि हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि किस डाटा वैल्यू की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो वो उस डाटा का मॉड कहलाएगा। तो हम इसे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू भी कह देते हैं, सेंस में कि जो सबसे ज़्यादा बार अकर होती डाटा में, दैट इज आर मॉड। अच्छा, उसके बाद ये कि ज़्यादातर हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं
मॉड को फॉर नॉमिनल इसने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं फॉर क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव, आपने दो तरह के वेरिएबल पढ़े थे, वन इज क्वालिटेटिव, अदर वन इज क्वांटिटेटिव, ठीक है। सो मॉड इज प्रेफर्ड टाइप एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। क्वांटिटेटिव के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं निकाल सकते हम, you can also calculate mod for quantitative variable, but for qualitative data the perhaps the only option for average is mod for qualitative data. अब इसमें एक दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो mod की, तो mod में हमने एक दो चीज़ें हैं यहाँ पर कि mod जो है दैट मे नॉट बी यूनिक। यूनिक का मतलब है कि से ज़्यादा mod भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और मॉड मे नॉट एग्जिस्ट यानी कोई ऐसे भी डाटा सेट होते हैं जिसमें मॉड है ही नहीं मेरे पास। फॉर एग्जांपल ये एक डाटा सेट है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, तो नो वैल्यू इज रिपीटेड ना, कोई इसकी किसी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी जो है वो एक से ज़्यादा है ही नहीं, तो इसका मतलब है कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुई, फ्रीक्वेंट नहीं आ रही मॉड। और सिमिलरली मेरे पास कई डाटा सेट ऐसे भी, अगर मैं यहाँ पे एक डाटा सेट लिख दूँ अभी छोटा सा 1, 1, 2, 4, 5, 6 एंड 6, अब इस डाटा सेट में मेरे पास जो है 1 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है और 6 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पर यूनिक मॉड नहीं है, तो मॉड मे नॉट बी यूनिक। तो कितने बनते हैं? देयर आर टू मॉड्स, इसमें जो है मॉड 1 भी है और मॉड 6 भी है। सो मॉड एक ऐसी एवरेज है, उसके दो आंसर भी आते हैं 1 एंड 6, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसकी कंप्यूटेशन में यानी जो अनग्रुप डाटा है उसमें तो इसका यही फार्मूला है, जो जैसा डाटा हम देखते हैं रॉ डाटा कि जी जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वी कॉल इट मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ठीक हो गया। मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा, आई कॉल इट मिडल मोस्ट। इसका मतलब है द डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये एक ऐसे न्यूमेरिकल मेजर हैं जो रिलेटिव पोजीशन डाटा में बताते हैं डाटा की, यानी मीडियन अगर आप एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं किसी डाटा का मीडियन, तो it means half of the data values are above the median. Let's say I find the of median marks of class. Let's say that median marks of the class is 35. It means that half of the class got more marks than 35 and other half got less marks than 35. So for example, if your class have 50 students, it means that about 25 students got more marks than this and other 20 less marks than this. So median is such a value. For example, this is your data set, data values, and median is such value which divides your data set into two equal parts from the center. So that the 50% of the observations or data is below that value, and the other 50% is a value, and that value is known as median, and we write it with MD or proper median. इसकी notation है, right? So uh, uh, there are two methods of getting it done. The median निकालने के कि हम we saw that कि जी कितने इसके अंदर मतलब डाटा में कितनी है, क्या यहाँ पे हमारे पास n है वो ऑड है या n हमारे पास इवन है, तो उस हिसाब से इसका मेथड है इसको निकालने का। तो मैं भी आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लिख के मीडियन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि सबसे पहले उसका होता क्या है कि सबसे पहले हम डाटा को अरेंज कैसे करना है। जी, तो यहाँ पर एक डाटा लिख लेते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। सपोज वी हैव डाटा वैल्यूज लाइक दिस 2, 4, 7 and 3, 5. This is the data. First of all, you see that this data have 5 observations in total. So n is 5, and you see that n is odd. So if n is odd, the median is straightforward and there is no need of calculation in this question. For example, first step is to sort this in ascending order, sort or arrange
जो भी आप इसे वर्ड यूज कर लें, सॉर्ट और अरेंज दिस डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ इसको अरेंज कर लें। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ इस डाटा को अरेंज भी करूंगा तो टेस्ट दिस एज 2 के बाद मेरे पास जो बड़ी वैल्यू है दैट इज 3, देन 4, 5, 7। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप उसको अरेंज नहीं करेंगे you will be unable to find the correct median. Okay, so first of all you have to arrange this data. मैंने arrange कर लिया। अब now the next step is to find the middle value. So if the observations are odd, जैसे कि तो center value locate करना कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ पर, इस सेंस में कि this is the center value। क्या आपने दो वैल्यूज ऊपर छोड़ दी हैं, दो वैल्यूज नीचे छोड़ दी हैं, तो so in this case median is equal to 4 and there is no need of any calculation. If you have odd number of observations, just pick the middlemost value from the arranged data set. याद रखें arrange करके फिर उसमें से middle value हम निकालनी है, that is median. Okay, somehow in another example you may have even values. Example size हमारे पास even भी तो हो सकता है ना। So मैं आपको just एक point of view समझाने के लिए मैं इसी डाटा के अंदर एक वैल्यू और ऐड कर देता हूँ, right? Suppose there is another value और sort भी है 10 at the end of this data. So now you have 6 values. So now n is 6 and 6 is even number. So if you have even number, now there is no middle observation. अब अगर देखें आप तो मिडल में अगर आप इसका करना चाहें इन 6 वैल्यूज का, तो इन 6 वैल्यूज का सेंटर कोई यहाँ पर लोकेट होता है मेरे पास। लोग 3 वैल्यूज ऊपर और 3 नीचे, तो सेंटर पर तो कोई वैल्यू है ही नहीं। सो हाउ कैन वी फाइंड मीडियन? In this sense we will take the average of these two numbers, right? Average of these two numbers. तो मैं अगर इसका median निकालूंगा, so median is equal to the average of the central two values, that is 4 plus 5। मैंने उन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। The average of two central numbers. तो the answer is 4.5. 4.5. This is median is equal to 4.5. सो याद रखें अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ऑड हैं तो अरेंज करके डाटा को सेंटर वाली कर लें, वही मीडियन होगी। और अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस इवन हैं तो डाटा को अरेंज करें और दरमियान वाली दो ऑब्जर्वेशंस उठाएं और उनका मीन ले लें। द आंसर विल बी योर मीडियन। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द मीडियन। अच्छा, जैसे ही हम मीडियन से थोड़ा आगे जाते हैं तो देयर आर अदर relative measures or other positional measures which includes quartiles and finally percentiles. Okay, median was the value which divided the data set into two equal parts. 50% of the observations were above the and other 50% values are below that value, median. Okay, the quartile are the observations which divides your data set into 4 equal parts, right? This quartile is divided your data set into 4 equal parts. And 4 equal parts means that there will be 25% observations in each part. Look, अगर आप किसी चीज़ को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो वो 25% शेयर आपको आएगा ना। फॉर एग्जांपल एन आइसक्रीम बार, 1 लीटर पैक बना है आइसक्रीम बार है और एंड यू वांटेड टू डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। आप 4 दोस्त हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है आपने, तो आप उसके ऊपर अगर 3 कट लगाएंगे तो तीसरे कट पर चौथा पार्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पर एक सपोजिशन से आप ग्राफिकली बता दूं, सपोज दिस इज एन आइसक्रीम बार and you wanted to divide this part into 4 equal parts, right? So first of all अगर मैं 4 equal parts में इसको कर लूँ, for example this is the first part, this is the second part, this is the third part, और ये 4 equal parts में नहीं हुआ है। So थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ।
ये 3 पार्ट एंड देन द फोर्थ पार्ट. लुक, सपोज दे आर 4 इक्वल पार्ट्स. अब हुआ ये कि जैसे मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो यू सी दैट देयर आर 3 कट पॉइंट्स, 1 2 and 3. That's all. These 3 values are known as quartiles. This is the first quartile. First quartile को हम कभी कभी lower quartile भी बोलते हैं. And then the second quartile को हम median भी बोलते हैं, क्योंकि second quartile जो है वो is equal to the median, क्योंकि इससे ऊपर 50% वैल्यूज रह Q2 से ऊपर और Q2 से नीचे भी 50%, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू मीडियन. ठीक है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, मीडियन. So Q2 is always equal to median. If you find Q2 and median for the same data, the answer will be same. And then मेरे पास आ जाएगा Q3, the third quartile. क्योंकि 4 प्रॉपर हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया है, तो अगर मैं इनके अंदर इनकी परसेंटेजेस को लिख भी देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये पहले जो है दिस इज 25% ऑब्जर्वेशंस फॉल्स हियर and other 25% here, 23rd quarter and last 25%. ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होती है, राइट. और अब हम इसको फाइंड कैसे करना है, फॉर्मूला कैसे है, वो मैं अभी लिख देता हूँ इसका थोड़ी देर तक. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि 4 इक्वल पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करते हैं, और मेरे पास डाटा के अंदर सपोज अगर 100 वैल्यूज़ हैं, 25 वैल्यूज़ यहाँ रह जाएंगी, 25 इस क्वार्टर में रह जाएंगी डाटा वैल्यूज़, 25 डाटा वैल्यू यहाँ पे और 25 यहाँ पे. अच्छा, तो अगर अब इसको थोड़ी इंटरप्रिटेशन का अगर फर्ज करें, मैंने थोड़ी देर पहले आपको मार्क्स की एग्जांपल ही दी थी, तो लेट्स से द क्लास मार्क्स के जो हैं उनका मैंने थर्ड क्वार्टर निकाला एंड दैट कम्स आउट टू बी लेट्स से 73. लेकिन क्लास मार्क्स के मैंने क्वार्टाइल जो हैं क्वार्टाइल 3 निकाला. अब इसका मतलब क्या है 73 का, हाउ कैन वी इंटरप्रेट दिस? 73 मींस के 73 से ऊपर, यानी कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 73 से ज़्यादा उनके मार्क्स हैं, तो वो हैं 25%. और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 73 से कम हैं, और वो हैं 7. So 75% student of the class got marks less than or equal to 73. और बाकी जो 25% हैं उनके नंबर जो हैं वो 73 से ज़्यादा हैं. दिस इज़ द होल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वार्टाइल्स. बिल्कुल इसी तरह आप मीडियन की और बाकी जो हमारे पास मेजर आने वाले हैं परसेंटाइल्स वगैरह की इंटरप्रिटेशन हैं. तो व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ क्वार्टाइल, हाउ कैन वी फाइंड दैट? तो हम मीडियन के फार्मूला को पहले लिखते हैं और उसके बाद हम उसी लाइन पे क्वार्टाइल और डिसाइल के फार्मूलाज लिखेंगे. Although you have calculated median, but median can be written as median is equal to the n plus 1 over 2. n is the number of observations और प्लस 1 किया उसमें फार्मूला का पार्ट है, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो देयरफॉर डिवाइडेड बाय 2. n प्लस 2 ऑब्जर्वेशन, यानी इतनी ऑब्जर्वेशन डाटा में जो है आपके अरेंज डाटा सेट में वो मीडियन होगी. अब आपने कहना जी पहले मीडियन का जो फार्मूला बताया कि सेंटर बड़ी दो वैल्यू का मीन, तो ये वही चीज़ है, ये फार्मूला भी सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा. दिस फार्मूला विल आल्सो प्रोड्यूस सेम रिजल्ट ऑफ मीडियन. अच्छा, इसी फार्मूला को हम लेके आगे चलते हैं. इफ़ यू वांट टू राइट द फार्मूला फॉर क्वार्टाइल, तो मैं उसको क्यू से लिख देता हूँ, और अब मेंशन में करना क्वार्टाइल 1 है, तो अगर मैं 1 कर दूँ यहाँ पे, तो क्या है फार्मूला n प्लस 1 ओवर 4 दिस टाइम. 4 क्यों किया है? क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करता है, तो इतनी भी ऑब्जर्वेशन जो हमारे डाटा में होगी रेंज में वो मीडियन कहलाएगी, सॉरी वो क्वार्टर 1 कहलाएगी. ठीक हो गया. अच्छा, अब क्वार्टर 2 के लिए क्या फार्मूला है, क्या वो डिफरेंट फार्मूला होगा? यस, क्वार्टर 2 के लिए जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, बस इसको 2 से ज़रूरत देनी है पूरे फार्मूला को, क्योंकि सेकंड क्वार्टर है, बाकी सारी चीज़ें सेम. सो n प्लस 1 ओवर 4, ये दिस विल बी द सेकंड क्वार्टर.
क्वार्टर के लिए आप इसी फार्मूला को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ इन नट शेल कि आपने जो क्वार्टर निकालना है Q1 के फार्मूला को उससे मल्टीप्लाई करते जाएं। तो हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं इसी फार्मूला को। लेट्स से मैं यहाँ पे 2 हटाता हूँ, इधर से भी 2 हटाता हूँ, और जनरलाइजेशन के लिए मैं यहाँ पर QJ लिख देता हूँ, J, और J से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ J, और J को मैं कह देता हूँ कि J इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। सो J कैन टेक वैल्यूज 1, 2 एंड 3। अब J को 1 कर दें तो ये फर्स्ट बन जाएगा, J को 2 कर दें तो सेकंड क्वार्टर बन जाएगा, J को 3 कर दें तो थर्ड क्वार्टर बन जाएगा, एंड सो ऑन। तीन तक ही जाएगा, चौथा क्वार्टर तो है नहीं ना। So there are 3 quarters basically. So we can calculate the quarters by using this formula. हम अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल जो कि इसी से सॉल्व की गई है। देन परसेंटाइल आ जाते हैं, डिसाइल, सॉरी डिसाइल, फाइनली परसेंटाइल। तो मैं डिसाइल का पहले बता दूँ। डिसाइल डिवाइड्स योर डाटा सेट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। डिसाइल डिवाइड्स योर डाटा सेट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इक्वल का जब मैं कहता हूँ इसका मतलब है कि इन ईच पार्ट देयर विल बी 10% ऑब्जर्वेशन, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम इसके फार्मूला को फिर कैसे देखेंगे, वी विल राइट इट विद डी, और मैं जे लिखता हूँ यहाँ पे क्योंकि मैंने जनरलाइज करना है। जे इनटू n प्लस 1 ओवर 10। अब 10 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि ये 10 पार्ट्स में डाटा, सो देयरफॉर n प्लस 1 ओवर 10 आएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब इतनी ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरे पास क्या कहलाएगी, डिसाइल कहलाएगी, राइट। अब जे कहाँ तक जाएगा, जे वेरीज फ्रॉम 1 to 3 और कहाँ तो 9, क्योंकि 9 डिसाइल्स होंगे। अगर मैंने किसी चीज़ को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो देयर हैव टू बी 9 कट पॉइंट्स। जो कि अभी ऊपर देखा हमने कि अगर हम किसी चीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 3 कट पॉइंट थे, और अगर हम किसी चीज़ को यहाँ पे 10 जगह पे डिवाइड कर रहे हैं तो आई विल हैव 9 कट पॉइंट। सिमिलरली द परसेंटाइल्स डिवाइड योर डाटा सेट 100 equal parts. Percentiles divide your data set into 100 equal parts, or let me show you the percentiles. यहाँ पर ये आपके पास ही देखें लोग क्वार्टाइल, ये सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे यू कैन फाइंड देम इन स्लाइड्स आल्सो, एंड देन डिसाइल फाइन, ये देखें जे वेरीज फ्रॉम 1 to 9, एंड देन फाइनली द परसेंटाइल्स। The percentiles of the data values divides the data set into 100 equal parts, और बस ये जो है that is 1 to 99, और फॉर्मूला क्या है दिस वन, j into n plus 1 over 100। 100 क्यों किया, क्योंकि 100 पार्ट्स पे हम डिवाइड करना चाहते हैं डाटा सेट को। एंड नाउ वी हैव एन एग्जांपल फॉर दिस वन। दिस एग्जांपल लुक, उसमें कहा गया हमें कि फाइंड मीडियन, find the first quartile, find the second, third quartile of the following data of marks obtained by 20 students। ये 20 students की कहते हैं क्लास हैं जी, तो उसमें से आप ज़रा उसके मार्क्स का डाटा गिवन है, तो then you are asked to find the median, the first quartile, the second quartile and the third quartile. Now what next is to find the median of them, sorry, to show is equal to the quartile 2। ये भी साथ ही हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि मीडियन के जो आंसर है वो क्वार्टाइल 2 के बराबर आता है। अच्छा, ये हमें डाटा दिया हुआ है, डाटा स्टार्ट्स फ्रॉम 53, 74, 82, 42, 39, 28 and up goes up to 94। The first step in this case is to arrange your data. You have to arrange it. Without arranging, you cannot find these measures, the median, the quartiles, the deciles, all comes after arranging your data, and you have to arrange it in ascending order. So first of all, just see the data that whether it is arranged or not। आप एक नज़र उस पर दौड़ाएं, अगर वो अरेंज है तो फाइन, अगर नहीं अरेंज करना है। अच्छा, अरेंज करते वक्त आपने सबसे पहले द स्मॉलेस्ट वैल्यू, देन उससे बड़ी एंड फाइनली द लार्जेस्ट वैल्यू। अब ऊपर मैंने एक नया यहाँ पे चीज़ ऐड की, सीरियल नंबर की 1, 2, 3, 4 और 20 तक के। ज़रूरी नहीं है कि आप सीरियल नंबर यहाँ पे ऐड करें, बट
ये सीरियल नंबर यहाँ पे ऐड करने से बेनिफिट होगा मुझे कि आई विल हैव अ गुड व्यू कि वैल्यू कोई गलत नहीं होगी। जैसे फर्ज करें मैंने यहाँ से उठानी है कि जी 15वीं वैल्यू कौन सी डाटा में, रेंज में, तो रेंज डाटा में 15वीं वैल्यू जो है वो 68 है, तो आई कैन फाइंड इट इफ आई हैव एडेड द सीरियल नंबर्स। तो दिस इज द सीरियल या रो जो मैंने खुद से अपने पास से ऐड की है, ये डाटा नहीं है। सो डाटा कम्स इन द सेकंड रो, ये डाटा है, एंड डाटा स्टार्ट्स फ्रॉम 18 एंड एंड्स एट 94। सो डाटा में हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो है, ये भी देख लें कि ये भी एक मेजर है, मिनिमम वैल्यू जो है इस डाटा में मैं उसको MIN से लिखता हूँ, दैट इज 18, और इसी डाटा में मेरे पास वैल्यू है दैट इज 94। एंड सपोज आई जस्ट वांटेड टू फाइंड द मीडियन। अब चूंकि ये 20 वैल्यूज है यहाँ पर, इसमें इसका फाइंड करना है हमने, इसका मीडियन। तो मीडियन अगर हम देखें तो ये डाटा तो रेंज है। अब जब रेंज डाटा है, इसका मतलब मैंने मिडल वैल्यू उठानी है, तो मिडल वैल्यू कहीं यहाँ पर होगी ना 10 है ना 11 है, क्योंकि 10 वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर सैंपल साइज मेरे पास जो है दैट इज n इज इक्वल टू 20, और 20 इज एन इवन नंबर, और इवन नंबर ऊपर 10 है, तो यहाँ पर सेंटर वैल्यूज का लोकेट नहीं हो पाता। तो आई कैन से दैट कि जी ये दो वैल्यूज जो हैं 10 और 11, इन दोनों की अगर मैं एवरेज ले लूँ तो मेरे पास मीडियन निकल आएगा। सेंटर वैल्यू यही दो है। सो इफ आई टेक एवरेज ऑफ 53 एंड 54, मैं दोनों को ऐड कर लिया, 53 डिवाइडेड बाय 2, तो जैसे मैंने इनको सॉल्व किया आई विल गेट द आंसर, ये है 53.5 आंसर आ गया इसका। अच्छा, तो मीडियन मेरे पास था सेंटर वाली दो वैल्यूज का, 53 एंड 54 का मैंने एवरेज लिया, यानी दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो मीडियन इज 53.5। अच्छा, अब हम उन फार्मूलाज पे जाते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले देखे हैं, और उनसे हम फाइंड करें मीन भी, और मीडियन भी और क्वार्टाइल भी। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द फार्मूला ऑफ मीडियन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीडियन क्या था हमारे पास, n+1/2, ये कि हमारे पास इस रेंज में इतनी ऑब्जर्वेशन जो है वो मीडियन है। तो जैसे मैंने n+1/2 किया, n कितना मेरे पास, n 20 है, 20 + 1 21 हो गया, और मैं इसको 2 पे डिवाइड करूं 21/2, तो आई गॉट द आंसर इज 10.5। तो 10.5 रेंज डाटा सेट में वो मीडियन है, यानी ना तो 10वीं ऑब्जर्वेशन है ना 11वीं, तो 10.5 बता रहा है कहीं 10वीं और 11वीं के दरमियान में है मीडियन आपका। तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा 10.5 को, देखें 10.5 का मैंने पहले इंटीजर पार्ट लिया, वो क्या है 10, मैंने लिखा 10th ऑब्जर्वेशन, और इसमें मैंने ऐड किया। ऐड क्यों किया, क्योंकि 10 से ऊपर है, 10.5 आंसर ऐड कर दिया 0.5, और 0.5 के बाद मैंने ब्रैकेट में, ये देखिए स्मॉल ब्रैकेट मैंने स्टार्ट कर दिया, और ब्रैकेट के अंदर मैंने दो वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन किया। अगर ये 10th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है तो इसका मतलब है 11वीं और 10वीं ऑब्जर्वेशन मैंने माइनस करनी है, और उसको मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, राइट, तो इसका मीन आ जाएगा ना। अच्छा चलें, 10th ऑब्जर्वेशन मेरे डाटा में कौन सा, तो अगर मैं ऊपर डाटा अरेंज किया हुआ है, तो 10वीं ऑब्जर्वेशन अगर मुझे पिक करनी है, तो दिस इज द 10th ऑब्जर्वेशन, कितनी है जी 53, तो मैं 53 को यहाँ लिख देता हूँ 53, और प्लस का साइन वैसे आ गया, 0.5 भी वैसे, और अब ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखना है 11वीं ऑब्जर्वेशन माइनस 10वीं ऑब्जर्वेशन। तो 11वीं ऑब्जर्वेशन मेरे डाटा में 54 है, तो 54 माइनस 53 मैंने किया, और इसको मैंने सॉल्व किया, तो आंसर 53.5 ही बन गया। तो हम उसी मेथड को आगे जनरलाइज करेंगे। अब हम आगे थोड़ा सा करते हैं, देखें यहाँ पे क्वार्टर 3 भी सॉल्व किया हुआ है डाटा में। सो क्वार्टर 3 इज साइज ऑफ 3, तो ये फार्मूला है 3 टाइम्स n+1/4th ऑब्जर्वेशन, दिस वन। अब क्या है हमारे पास कि n+1 यानी 20 + 1, और इसको मैंने 4 पे डिवाइड किया। 4 पे क्यों किया, क्योंकि क्वार्टर निकाल रहे हैं, और इसको पूरे को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे थर्ड क्वार्टर निकालना है, ठीक है। और जैसे मैंने ये किया और मैंने आगे इसको फाइनल इसको सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास आंसर आ गया इसका 15.7, इसको सॉल्व करके। तो इतनी भी ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरे पास जो है वो क्वार्टर 3 है भाई।
अब ये 15.75 को कैसे मैंने आगे सॉल्व करना है, तो 15 वाला पार्ट इंटीजर पार्ट इसको अलग लिख लिया मैंने कहा 15th ऑब्जर्वेशन लुक, और पॉइंट के बाद जो पार्ट है 0.75 उस 75 को एज इट इज, और चूंकि मैंने 15वीं ऑब्जर्वेशन से शुरू किया है तो 15 से एक अगली ऑब्जर्वेशन 16 और -15 ऑब्जर्वेशन। अब ये है कि इसको सॉल्व करने का तरीका है, हाउ कैन वी सॉल्व दिस 15.75, तो 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 इंटू 16th माइनस 15। तो अब देखें अरेंज आपने डाटा किया, 15वीं ऑब्जर्वेशन मेरे पास है 68 और 16वीं ऑब्जर्वेशन मेरे पास 70, तो इस 68 और 70 को लेकर के मैं इस जगह पे देखें 15वीं ऑब्जर्वेशन मैंने पुट की 68 एंड देन 0.75 इंटू 70 माइनस 68, यानी मैंने 16वीं ऑब्जर्वेशन माइनस 15वीं ऑब्जर्वेशन कर दी, तो आंसर आ गया 69.5। सो दिस इज द थर्ड क्वार्टाइल। अब अगर आप ये कहें कि थर्ड क्वार्टाइल आपने आगे यानी सेकंड निकालना है या फर्स्ट निकालना है, तो यू कैन फाइंड इट बाय यूजिंग द सेम फार्मूला। तो आपने ट्राई करना है इस क्वेश्चन में जो बाकी दो चीज़ें रहती हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल और आगे, और मैंने एक और चीज़ बताई कि मीडियन के बराबर आंसर आ जाएगा सेकंड क्वार्टाइल का, ये भी इसको प्रूव करना है और इसको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन इसकी कैसे होगी, जैसे अगर फर्ज करें आपने अभी फाइंड किया है क्वार्टाइल 3, तो इंटरप्रिटेशन 69.5 जो मार्क्स हैं इससे ज़्यादा 25% स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और इससे कम जो है वो 75% स्टूडेंट के मार्क्स हैं। ठीक है, परसेंटेज टर्म में बात करनी है आपने। और एक उसके बिल्कुल अगली स्लाइड पे एक और एग्जांपल दी गई है। इन दैट एग्जांपल यू कैन फाइंड द मिनिमम नंबर, द मैक्सिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन क्वार्टाइल। इसमें चेक कर लीजिएगा, अगर ये वही डाटा है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगी इसमें डाटा में, तो थोड़ा सा इसको अल्टर किया गया, डाटा को अल्टर करके तो आपके लिए एक एग्जांपल बना दी गई नई। यू विल फाइंड इट, वी कैन आल्सो कॉल दीज 5 नंबर्स एज 5 नंबर समरी। और आगे चल के हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बॉक्स प्लॉट ऑफ दिस, इन्हीं 5 नंबर्स का। दीज आर आल्सो नोन एज 5 नंबर समरी, 5 नंबर समरी। एंड आई विल आल्सो शेयर एन एक्सरसाइज विद यू, और उस एक्सरसाइज में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप ट्राई करेंगे। 5 number summary of the data. So whenever you to find the 5 number summary of the data, you will first of all find, ये 5 नंबर हैं जो आपके सामने लिखे हुए, you will first of all find the minimum value, then the maximum value, वो 2 नंबर हो जाएंगे आपके पास, लास्ट ये फर्स्ट और ये लास्ट 5 नंबरों में। ठीक है, एंड देन यू विल फाइंड क्वार्टाइल 1, the first quartile, the second quartile और median उसको कहते हैं, and the third quartile. So these 5 numbers are written in this sequence are known as the 5 number summary of your data set.